हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10 का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये है इसका 6th पार्ट जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम समझे कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम समझे कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती, ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपका, वो एक मीडियम से अभी तो क्या हो रहा था, हमारा लाइट की सरफेस से टकराकर मुड़ जा रही थी। मान लो ये आपका कोई सरफेस है, ये आपका सरफेस है, मान लो कि ये आपका कोई सरफेस है, इस सरफेस से लाइट टकराई और टकराने के बाद वापस किसी मीडियम में बैंड कर गई, कहीं बैंड कर गई, तो इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जो कि हमने पीछे पढ़ा, जिसमें हमने मिरर पढ़े थे, सारे मिरर के टाइप पढ़े, उनके सारे लॉज पढ़े, उनके सारे नियम पढ़े, तो वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन का पार्ट था। अब क्या है, आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम है और एक मीडियम को पार करते हुए दूसरे मीडियम में चली जा रही है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्योंकि क्या होता है, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है ना, तो बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बैंड। जैसे आपको यहां दिख रहा होगा कि अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, कि यहां से जब लाइट आई तो इसका रास्ता, तो भाई लाइट तो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो यहां से लाइट को बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये तो अंदर की तरफ बैंड कर गई, अंदर की तरफ मुड़ गई। तो ये क्या हुआ, लाइट यहां से आई और जैसे ही दूसरे मीडियम में आई तो ये बैंड कर गई। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। एक करके समझो, ज्यादा एक ही बार में अगर मैं सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा ध्यान समझो कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है ना, तो हल्की सी बैंड कर जाती है। इसी फिनोमेना का हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसी बैंडिंग की वजह से अगर आप पेंसिल को पानी के अंदर डुबाते हो तो पेंसिल टेढ़ी नजर आती है। इसी फिनोमेना की वजह से ऐसा होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बैंड कर जाती है। उसी बेंडिंग फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। पहले क्लियर हो गया कि व्हेन लाइट travels into one medium to another, it get bends. This property is known as refraction and this phenomena is known as refraction. तो इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है भाई? तो चलते हैं, डेफिनेशन भी लिखी हुई तुम्हारे सामने दिख रहा है। अब लाइट दो तरीके से बेंड करती है, वो कैसे भैया? देखो, हो सकता है लाइट जो है वो कम डेंस मीडियम से हाइयर डेंस मीडियम में जा रही है। कम डेंस मीडियम, कम गाढ़ा मीडियम जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं रेरर मीडियम, रेरर है वो। और जो ज़्यादा गाढ़ा मीडियम है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम, वो डेंसर होता है। तो आप ये समझो कि मान लो ये वाला मीडियम जो है वो कम गाढ़ा है, ये रेरर मीडियम, ये रेरर है, और रेरर से कहा जा रहा है हमारा डेंसर। लाइट जब रेरर से डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड करती है। कैसे भैया? ध्यान से, ये आपका मान लो ये आपका सरफेस है, यहाँ पे ये आपका सरफेस है, ये आपका मान लो एयर है, कम गाढ़ा है, और यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, पानी है यहाँ पे। क्लियर है? तो क्या हो रहा है, लाइट हमारा एयर से वाटर की तरफ ट्रेवल कर रही है। लाइट हमारी एयर से वाटर की तरफ, ये नॉर्मल है 90 डिग्री, सरफेस पे जो 90 डिग्री होगा वो नॉर्मल होगा हमारा। तो इसको जाना कैसे चाहिए? सीधे जाना चाहिए। तो जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, वो बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी लाइट जो है हमारी अंदर की तरफ बेंड करेगी, अंदर की तरफ बेंड करेगी। तो ये हमारा इंटरनल हो गया। और जब उल्टा होगा, जब मीडियम डेंसर से रेरर जाएगी, मान लो ये वाला मीडियम वही वाटर ही है, ये वाटर है ये, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है? एयर है। तो अब मान लो लाइट नीचे से ऊपर जा रही है, ऐसे जा रही है, मान लो नीचे, या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये आपका नीचे से ऊपर जा रही है, ये लाइट इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है हमारी। तो जाना कैसे चाहिए? बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। तो ये क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ये नॉर्मल है हमारा 90 डिग्री है, इससे दूर जाएगी। क्या जाएगी? इससे दूर। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये आपका डेंसर मीडियम है ना, ये डेंसर मीडियम है ना, और ये रेरर मीडियम है, ठीक है। तो अगर ये डेंसर से रेरर आ रही है तो फिर क्या होगा हमारा? ये रहा आपका नॉर्मल, और ये 90 डिग्री से क्या जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। तो लाइट जब डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम से डेंसर आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करती है, और डेंसर मीडियम से जब रेरर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, यानी दूर जाती है नॉर्मल से। ये पहले ध्यान रखो। तो सबसे पहला काम है आपको याद रखना है डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बैंड कर जाती है। इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, पहली बात। दूसरा, लाइट जो है हमारा वो कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, तो हो सकता है कि पहला वाला मीडियम जो है वो कम गाढ़ा हो, यानी रेरर हो, और दूसरा वाला मीडियम जो हो वो डेंसर हो। तो अगर रेरर से डेंसर लाइट जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करती है, नॉर्मल की तरफ बैंड करती है। और जब वो डेंसर से रेरर जाती है, उल्टा ट्रेवल करती है, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल ट्रेवल करती है, दूर जाती है नॉर्मल से। तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि ऐसा होता क्यों है। हम ये समझ गए कि लाइट जो है हमारे यहाँ जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बैंड करती है, ठीक है, समझ में आ गया। लाइट जब रेरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करती है, ठीक है। लाइट जब डेंसर से रेरर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन क्यों होता है ऐसा? क्या रीजन है रिफ्रैक्शन के पीछे, हम वो देखते हैं अब आगे क्या है भाई। तो ये मैंने बता दिया आपको, लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम है, ये तो नॉर्मल है आपका, ये 90 डिग्री नॉर्मल आपको बताइए, ठीक है ना। ये क्या है हमारा? ये नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। अब लाइट कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर जा रही है, तो जाना चाहिए था तो सीधा बिल्कुल चली कहाँ गई हमारी? बाहर, यानी नॉर्मल से दूर की तरफ गई है, बाहर की तरफ बैंड कर गई, तो इसको हम कह रहे हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड करे, अवे जा रही है, ठीक है ना, अवे जा रही है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही वो मेन टॉपिक है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जिसमें रिफ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यही आपको बताएगा लाइट बेंड करती है तो क्यों करती है, और कोई मीडियम रेयर है या डेंसर है तो क्यों है। रेयर और डेंसर हम किस बात से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं रेयर डेंसर, समझना। देखो तो देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट रेशियो है। रेशियो किस चीज का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो मीडियम आपका, यानी आप कह सकते हो, अगर मैं डेफिनेशन सिंपल कहूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जस्ट मतलब है C बाय V। C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कह सकते हो आप, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, लगभग एयर की और वैक्यूम की लगभग बराबर होते हैं, ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर, और ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट जो होता है हमारा C, यानी 3, C की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू डालनी है, और अपॉन में जो उस मीडियम के अंदर जो उसकी स्पीड है उससे डिवाइड कर देना, वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहली बात ध्यान रखो, एक करके समझा रहा हूँ, एक करके ध्यान रखना है, क्योंकि एक साथ सब बताऊंगा फिर दिक्कत होगी, तो एक करके याद रखो। पहले मैंने आपको रिफ्रैक्शन बताया, फिर आपको बताया कि लाइट बैंड कैसे करती है, अब मैं बता रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। दिमाग में रख लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है जस्ट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम की स्पीड है वो नीचे रखना है और ऊपर रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो फिक्स है। ये आपका फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, यूनिट कैसे निकालेंगे, तो आपको बता, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास C बाय V है। अब C की यूनिट भी मीटर पर सेकंड है और V की यूनिट भी मीटर पर सेकंड, तो कट जाएगा ना, यूनिटलेस होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ये सिर्फ वैल्यू है, सिर्फ रेशियो है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है बिल्कुल, ठीक है ना, कोई यूनिट नहीं होती, इसकी ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना। तो पहली बात मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन तुम्हें ध्यान रखनी है। फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C बाय V, पहला फॉर्मूला N इज इक्वल टू C बाय V, और दूसरा तुम्हें ध्यान रखना है कि यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट आगे, अगले टॉपिक पे। ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकालने में हेल्प करता है हमारी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये निकालने में हेल्प करता है कि कौन सा मीडियम रेयर होगा और कौन सा मीडियम डेंसर होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। आप कह सकते हो स्पीड ऑफ लाइट और इन मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इन्वर्सली अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है वैसे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती जाती है, एक दूसरे के इन्वर्सली अपोजिट चलते हैं, ठीक है भाई। अब निकालते कैसे, सिंपल फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C बाय V। भाई जिस मीडियम का निकालना है उसकी वेलोसिटी नीचे डाल दो, और ऊपर तो हमेशा क्या डलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि एयर की होती है या वैक्यूम की होती है, बात वही है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मान लो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, तो वाटर निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ C आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और नीचे आ जाएगा वेलोसिटी इन वाटर। वाटर के अंदर क्या स्पीड है लाइट की, वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 10⁸, और वाटर की जो वाटर के अंदर जो वेलोसिटी वो कितनी है हमारे पास 2.25 10⁸, तो कट जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 3/2.25, काट दो, क्या आ जाएगा पॉइंट आगे ऊपर 100, 300 अपॉन में 225, 15 से काट दो, 15 30, 15 से 15 के टेबल में आ जाएगा 5 15 5 24, 4/3 आ गया। 4/3 का मतलब होता है 1.33, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33 होता है। अच्छा भाई, एयर का निकालेंगे तो एयर का कितना आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकाल रहे, एयर निकालेंगे तो भाई C बाय V, वेलोसिटी इन एयर भी C के बराबर ही होता है, तो C/C से कट जाएगा, लगभग 1 आ जाएगा। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है हमारा, लगभग 1 होता है। वैसे ही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा C बाय V इन ग्लास। C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 10⁸, ग्लास के अंदर स्पीड होती है 2 × 10⁸, ये तो कट जाएगा, आ जाएगा 1.5। यानी आप कह सकते हो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 1.5। और ये क्या दिखा रहा है कि सबसे हाईएस्ट जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का है, तो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम इन ऑल 3। तो इन तीनों में अगर कंपेयर करें सबसे ज़्यादा डेंस मीडियम ग्लास है, सेकंड नंबर पे वाटर, और सबसे कम डेंस है, बिल्कुल डेंस ही नहीं है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है, उसको हम क्या कहते हैं वैक्यूम या एयर जो है हमारा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होता है। लगभग स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें एक फील लाना अपने अंदर कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट की स्पीड उसके अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, कितनी होगी। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, उतनी कम होती है। मतलब कभी क्या कहते हैं कि यार डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.42 है, 4.42 है। इससे तुम क्या समझते हो,
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.42 से तुम क्या समझते हो? तो इससे मैं ये समझता हूँ कि डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होगी ना, वो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है उसका 4.42 पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ उतने से डिवाइड करोगे सी को, तब जाके वैल्यू निकल के आएगी, उतना कम है। जैसे हम हाफ बोलते हैं तो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो मतलब ये है कि उसके अंदर स्पीड हाफ होगी, सीधा सीधा क्या होगी, हाफ होगी उसके अंदर। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, उसका हाफ हो जाएगा। मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको किससे डिवाइड कर दो, हमारा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से, आपको उसकी स्पीड पता लग जाएगी उस मीडियम के अंदर स्पीड कितनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इस बात का प्रूफ देता है या इस बात की वैल्यू को बताता है कि उस मीडियम के अंदर उस लाइट की स्पीड क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी या कम रही होगी, वो स्पीड क्या होगी वो तुम्हें बता देता है। क्लियर है भाई? तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, फिर बता रहा हूँ तो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी। ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक ही फॉर्मूला C/V। भाई एक सिंपल फॉर्मूला है, C/V निकालो, आंसर आ जाएगा हमारा। कोई पूछ ले कि भाई 4.42 तुम क्या समझते हो, तो मतलब हम ये समझते हैं कि C लिखो और ये वैल्यू नीचे डाल दो 4.42। हम ये समझते हैं कि भाई जो इस मीडियम के अंदर, डायमंड के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी हमारी, वो किसके बराबर होगी, C/4.42 के बराबर। 3 × 10 की बराबर, C की वैल्यू कितनी है, 3×10⁸ अपॉन में 4.42, इसी के बराबर आएगी हमारी वैल्यू। क्लियर है भाई? एक दो एग्जांपल और ले लेंगे हम आगे, अभी बस ये समझ जाओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाला कैसे जाता है और इस 4.42 का मतलब क्या है ना। क्लियर है? आगे समझ में एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मैं आपसे कह दूं किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, जैसे मैंने बताया आपको। अब मैं से कह दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का क्या मतलब होता है, तो मैंने बोला कि भाई इसका मतलब है कि वेलोसिटी इस मीडियम की, मान लो ये ए मीडियम है, तो इस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो बराबर है C/2 के। किसके बराबर है, C/2 के। C कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, अपॉन में 2 कट जाएगा 1.5, तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी ना, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम आएगी। C से डिवाइड कर दो, वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी अपने आप। कोई पूछे कि भाई डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.42 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 4.42 टाइम्स या 1/4.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसका 1/4.42 पार्ट है, 1/4.42 पार्ट है किसका, C का। किसका, C का। कोई कहते भाई किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 5 है, इससे क्या समझते हो, तो इससे हम ये समझते हैं कि उस मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट की, उस मीडियम में, मान लो ये कोई मीडियम है B, मान लो उस मीडियम को, तो उस मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है हमारी वो बराबर किसकी है, हमारा 1/5 टाइम्स है किसके, C के। बस C को 5 से डिवाइड करना है, C को किससे डिवाइड करना है, C आए, समझ जाओ 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है भाई? तो ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। एक तो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सीखना होता है, और एक सीखना होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें हेल्प करता है ये बताने में कि कौन आपका मीडियम जो है वो डेंसर है और कौन सा मीडियम आपका रेयर है, और आगे चल के भाई स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें भी हमारा ये हेल्प करेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं निकाल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बी के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ऊपर रख देना है, रिफ्रैक्टिव ऑफ बी नीचे रख देना, और कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर है। मान लो अभी मैंने निकाला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है वो क्या आता है हमारे पास 1.5 आया था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आया था हमारे पास 1.33 आया था। अब आपसे कोई कहते भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रख देंगे और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रख देंगे, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.5 और वाटर का कितना था 1.33, ये आपका आंसर। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कर दिया, थोड़ा सोल्व कर देना, आंसर निकाल लेना। वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे आ जाएगा। वाटर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.33 और नीचे का आ जाएगा 1.5। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आ जाएगा, और जो आगे लिखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आ जाएगा। दैट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। क्लियर है भाई? तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेवल में। अब जो है हमारा अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वेलोसिटी से निकालना तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं तो ऊपर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी आ जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम ए, सी अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम बी। सी कट जाएगा तो ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगी, वेलोसिटी इन मीडियम बी अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम ए। देखो वेलोसिटी जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली अपोजिट होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए ऊपर आ रहा है तो वेलोसिटी नीचे आएगी ए की, और बी
नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी कहाँ आएगी, ऊपर। इसलिए कहते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिख रहा हूं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में तो ए ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा, लेकिन जब वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी में बी ऊपर आएगा और ए कहाँ आएगा, नीचे। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लिख रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इसको वेलोसिटी टर्म में करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास ऊपर आ जाएगा, जो नीचे लिखा वो ऊपर आ जाएगा, और वेलोसिटी जो है वाटर की वो क्या आ जाएगी, नीचे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इन्वर्सली अपोजिट होते हैं। इसी वजह से वेलोसिटी अगर ऊपर आती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऊपर आ रहा है तो वेलोसिटी नीचे आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला। एक और देख लो, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर आ जाएगा, आगे लिखा तो ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी वाटर की ऊपर आएगी और ग्लास की कहाँ आ जाएगी, हमारी वेलोसिटी नीचे। ये हमारा आंसर है। क्या करना है इसमें, दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। एक फॉर्मूला आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई बी, दूसरा फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाल रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ऊपर आता है, ग्लास का नीचे आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का नीचे आता है। वेलोसिटी की टर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी ग्लास का ऊपर आ जाएगा और वेलोसिटी वाटर का कहाँ जाएगा, नीचे। थोड़ा सही से लिख देते हैं इसको, है ना, ये समझ में आ जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ग्लास। भाई आगे जो लिखा वो ऊपर आता है, जो पीछे लिखा वो नीचे आता है। बस वेलोसिटी टर्म में लिखते हैं तो उल्टा हो जाता है, ग्लास ऊपर और वाटर वेलोसिटी वाटर का नीचे आ जाएगा। क्लियर है आपको? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके कुछ जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो कर लेता कि और अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना। तो चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने वही वैल्यूज निकाल रखी हैं। पहले एक छोटा सा पार्ट और रह गया हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है हमारे पास, ध्यान सुनना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है हमारे पास, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, क्या था हमारा, पहला तो ये था कि आई बराबर किसके होता है, आर के। लेकिन यहाँ तो आई आर के बराबर नहीं होता, इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन जो है वो दोनों बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ आता है। पहले पार्ट में जो स्नेल्स लॉ आ जाएगा, और दूसरा पार्ट वही है हमारा जो सेम था, उसमें क्या था हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में थे। तो यहां पे क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। तो सेकंड जो रूल है वो दोनों का सेम है कि उसमें बस क्या आया करता था हमारा, उस वाले में क्या आता था हमारे पास, रिफ्रैक्ट, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे आती थी जो रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट कर रही है, क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेम है हमारा, कि भाई तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका लिखा होगा द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। तो पहला इसमें लिख दिया इन्होंने, वैसे पहला हम ये लिख देते हैं स्नेल्स लॉ। सेकंड में लिख रखा है स्नेल्स लॉ। तो आई और आर में रिलेशन क्या होता है, तो भाई N1 जिस मीडियम से, मान लो ये आपका, याद करने तरीका बता रहा हूं, देखो क्या है, मान लो ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकंड मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। आपकी लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम ट्रेवल कर रही है। तो यहां पे एंगल ऑफ आई है, यहां एंगल ऑफ आर है। तो हम क्या करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एंगल और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एंगल, मतलब N1 साइन आई बराबर किसके होता है, N2 साइन आर के। N1 साइन आई बराबर किसके होता है, N2 साइन आर के। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा इसको नीचे भेज रहे हैं, तो आ जाएगा हमारे पास साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू आ जाएगा N2 अपॉन में N1। 2 ऊपर आ रहा है, 1 नीचे आ रहा है, तो N21 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि साइन आई अपॉन में साइन आर की जो वैल्यू है वो बराबर होती है N21 के। किसके बराबर होती है, N21 के। तो यानी कहने का मतलब जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है, और जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो नीचे लिखना है, और साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होती है। ये हेल्प करती है, आई गिवन दे रखा होगा तो आर निकालने में, अगर मीडियम का N1 पता है, N2 पता है, आई पता है, तो आप आर निकाल सकते हो, या कोई भी 4 वैल्यू है यहाँ पे, आई है, आर है, N1 है, N2 है। वहां पे क्या था हमारा, आई हमेशा आर के बराबर था, आई गिवन है, आर तुरंत निकालोगे, 30 डिग्री आई है, आर भी 30 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो आपको स्नेल्स लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। तो कभी भी आपको 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यू गिवन दे रखी होगी और एक वैल्यू कोई सी फाइंड करनी होगी, N1 N2 या R1 गिवन दे देगा, या I1 N1 N2 दे देगा, R पूछ लेगा। तो कोई भी 3 वैल्यू गिवन दे रखी होगी, कोई एक वैल्यू पूछ लेगा हमारा। दो याद रखने तो 2 लॉज लगते हैं यहाँ पे, जैसे रिफ्लेक्शन में 2 लॉ थे, आई और आर का रिलेशन था, और वैसे यहाँ भी 2 लॉ है। यहाँ पे जो आई और आर का रिलेशन डायरेक्टली इक्वल नहीं होते, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगता है। और जो उसमें था सेकंड लॉ वो यहाँ पे भी है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। सेम यहाँ पे भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, एक ही पार्ट में होंगे ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा।
अगला के हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड वही डायग्राम बना रखा है मेरा, ठीक है ना। डायग्राम क्या था हमारे पास, तुम्हें पता है, इसको थोड़ा सा देख लो एक बार। तो लाइट जब किसी ग्लास स्लैब से पास होती है, तो ग्लास स्लैब से जो लाइट पास होती है तो वो 2 बार रिफ्रैक्शन करती है। एक बार रिफ्रैक्शन वो इस पॉइंट से करती है और एक बार रिफ्रैक्शन क्या करती है, वो इस पॉइंट से करती है। 2 बार रिफ्रैक्शन करती है। एक बार वो इस पॉइंट रिफ्रैक्शन कर रही है जब जा रही है रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जा रही है। और यहां पे क्या हो रहा है हमारा, रेयर टू, यहां पे डेंसर में जा रही है, वापस से कहां पे आ रही है, रेयर, वापस से कहां पे आ रही है, रेयर। तो लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। देखो जाना चाहिए था सीधा, कहां चलेगी, अंदर की साइड, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई। और यहां पे पहुंची तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इसको फिर डेंसर से रेयर आने लग गई, तो इसको जाना चाहिए था बिल्कुल ऐसे, देखो दिख रहा है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन गई कहां, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहां गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो ये वाली रे होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो ये वाली रे होती है उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। जो फाइनली निकलती है डबल रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल रे निकलती है उसे इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और एक बात और ध्यान रखो कि अगर आप ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करा रहे हो तो ये बात तय है कि जो लाइट निकलेगी, जो लाइट रिलीज होगी, मानो यहां से जो लाइट निकलेगी और यहां जो लाइट निकलेगी, दोनों हमेशा पैरेलल रहेगी, ऐसे पैरेलल रहेगी। और इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट आएगा, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या आएगा भाई, लेटरल। एक बार फिर देखो, मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपकी लाइट एक ग्लास स्लैब से पास करा रहे हो, ग्लास स्लैब से यहां से रिलीज हुई है और यहां से हमारी मान लो कि क्या हो गया, इस पॉइंट से एंटर हुई है, देखो इस पॉइंट से एंटर हुई है और इस पॉइंट से रिलीज हुई है, इस पॉइंट से मान लो ये रिलीज हुई, तो आपको क्या दिखेगा कि इसकी इंसिडेंट ये गई कैसे, अगर ये ना होता रास्ते में तो ये ऐसे जाती बिल्कुल सीधी, और गई कैसे, ये ऐसे गई। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी पैरेलल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी रे बिल्कुल वैसे ही निकलेगी, जाएगी ऐसे निकलेगी, बस अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट निकलती तो सेम ही उससे है, बिना मुड़े निकलती है, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। तो यहाँ है उसको यहाँ होना चाहिए था, यहाँ निकलना चाहिए था, लेकिन निकली कहाँ पे, ये यहाँ तो पीछे हो गई, थोड़ी शिफ्ट हो गई पीछे। तो ये इंसिडेंट रे हो गई हमारी, ठीक है, ये हो गया हमारी इमरजेंट रे। और ये जो एंगल बनाती है इसे एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये डायग्राम तुम्हें अच्छे से सीख लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान से देख लो कि भाई कभी भी लाइट हमारी इंटर करती है, ये हमारी इमरजेंट रे है। पहले हम नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पे, अभी क्या है, रेयर से डेंसर जा रही है तो इनटू टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करेगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करेगी, नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी। यहाँ पे फिर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, फिर इस पॉइंट पे आ गई, और यहाँ पे क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड करेगी, तो यहाँ बाहर की तरफ बैंड कर जाएगी। तो इसके और इसके बीच में एक पैरेलल डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये हमारी इमरजेंट रे, क्या ये इमरजेंट रे, ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस। ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे है तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों एंगल बराबर ही होते हैं हमारे, और ये होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो तुम्हें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये फाइनल रे जो होती है, इमरजेंट रे होती है, तो वो नाम भी याद रखने, कौन से रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे वगैरह वगैरह। तो ये हमारा ग्लास रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब था, ठीक है भाई। तो अब हमारे न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। पहला हमारा क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5। ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एंड दैट ऑफ मीडियम बी इज 1.33, ठीक है भाई। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये पावर है, सॉरी, ये जो ये यहाँ पे लिखा है इसकी पावर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी दोनों में स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि सारी पावर जो है 8 है ना, पावर 8 है, सारी पावर 8 है ना, ये सारी पावर 8 दे रखी है। अब ए और बी दोनों में निकालने के लिए कह रहा है, पढ़ रखा है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली स्पीड निकालना तो एक ही फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय बी, खत्म कहानी। तो अगर मान लो मीडियम ए का निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, तो वेलोसिटी भी किसका डालूंगा, ए का डालूंगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का निकालूंगा तो वेलोसिटी भी किसका डालूंगा, बी का डालूंगा। सिंपल। पहले वाले ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.5 था, तो 1.5 पुट कर दिया। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अपॉन में वेलोसिटी इन ए निकालनी, तो ए की वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो पहले वाली क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी है 1.33, है ना। सी अपॉन में वेलोसिटी बी निकालना है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3 × 10⁸ अपॉन में 1.33, 1.33 4/3 होता है, तो वो लिख दो तो ईजी पड़ेगा थोड़ा सा। तो 3 × 10⁸ अपॉन में 4/3 लिख सकते हो, 3 ऊपर चला जाएगा तो वेलोसिटी इन भी आ जाएगा हमारे पास 9 अपॉन में 4 × 10⁸, डिवाइड करोगे तो 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना भाई। तो पहले वाले मीडियम की स्पीड आई 2 × 10⁸ और दूसरे वाले मीडियम की 2.25 10⁸। तो ये वाला आंसर है इसका, डी पार्ट, ये वाला पार्ट है आंसर। तो बस सिंपल फॉर्मूला लगाना था, एन इज इक्वल टू सी बाई वी। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था, सी की वैल्यू आपको पता ही है, पुट करना था, आंसर निकालना था। बड़ा सिंपल था क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू केरोसिन, लाइट जो है एयर से केरोसिन की तरफ बढ़ रही है, हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन, केरोसिन के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, बड़ा सिंपल है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन दीजिए 1.47, ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.47, एन इज इक्वल टू सी बाई वी इज इक्वल टू फिर 1.47 है हमारा। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸, वेलोसिटी केरोसिन के अंदर निकालनी है इज इक्वल टू 1.47, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इन केरोसिन इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड में 1.47, डिवाइड कर लो कि लगभग क्या 2 के समथिंग आएगा, 2 पॉइंट कुछ समथिंग आता है वो देख लेना, 2.1 मान लो 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो लगभग क्या है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 2.1 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग डिवाइड कर लेना कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है भाई। तो सेकंड हो गया हमारे पास, थर्ड की तरफ चलते हैं, 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा इसका आंसर, है ना। अगला हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास इज 1.6, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1.6 है, एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, ग्लास का दे रखा है 1.5, तो फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू दे रखी है 1.6, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 मल्टीप्लाई में 1 कितना है 1.6, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आ जाएगा हमारे पास 16 × 16 कितना आ जाएगा हमारे पास 256, यानी 2.56 आएगा किसका, हमारा डायमंड का ना, 1.6 है, अच्छा 1.5 है, सॉरी यहाँ पे 1.5 है ना, 1.5 है ना, 1.5 है, तो 1.5 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या 2.42 आ रहा है, तो 2.42 करें ना, जो भी आ रहा है हमारा, ठीक है ना, तो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 समथिंग आएगी, क्लियर है। तो ये डायमंड का हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, डिफाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम का वैक्यूम के साथ जो रेशियो होता है उसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, एयर से वाटर में इंटर करती है, हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ठीक है भाई। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज जी, ठीक है भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है आपको 1.33, स्पीड निकालने के लिए एन इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई वी इज इक्वल टू 1.33, वेलोसिटी इन वाटर निकालना है तो सी बाई 1.33 कर दो, सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, अभी बताया था मैंने आपको कि 1.33 का मतलब 4/3 होता है, तो यह आ जाएगा 9/4 10⁸, तो आंसर आ जाएगा 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, खत्म, इतना सा आंसर था, क्या करना था भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला हमारे पास क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम x with respect to medium y is 2/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x with respect to y is equal to 2/3, अच्छी बात है भाई। अगला है एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y with respect to z, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y with respect to z दे रखा है 4/3, अच्छा। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z with respect to x, z यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, ठीक है भाई, ये फाइंड करना है मेरे को। और आगे क्या दे रखा है, if speed of light in medium x is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y, यानी x की स्पीड ऑफ लाइट इन x मीडियम दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y क्या होगा, ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो पहले तो मुझे पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y की वैल्यू गिवन दे रखी है 2/3, अच्छी बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z की वैल्यू क्या दे रखी है 4/3, तो देखो आपको करना क्या है कि इस वाली z को नीचे ही लाना है, तो सेम वैल्यू है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन क्या है सेकंड, कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर अपने आप आ जाएगा। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट वाला लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट वाला राइट से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z इज इक्वल टू 2/3 इंटू में 4/3, आंसर क्या आ जाएगा, y से y कट जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8/9, 8/9, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद z क्या जाएगा हमारे पास 8/9, निकाल लेना, तो पॉइंट पे आएगा आपका। और आगे इसने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकालना है आपको, यहाँ पे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकालना है आपको, और वेलोसिटी इन y निकालना है, ठीक है, y निकालना है, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y इज इक्वल टू दे रखा है 2/3, मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मुला जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ f अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y बराबर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ y अपॉन वेलोसिटी ऑफ x, याद है बताया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो में क्या होता है, अगर y नीचे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वेलोसिटी ऊपर लिखेंगे, और यहाँ x तो यहाँ नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, वेलोसिटी इन x गिवन दे रखा है, x की वैल्यू क्या दे रखी है 3 × 10⁸, पुट कर देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ y अपॉन 3 × 10⁸ इज इक्वल
इक्वल टू 2/3, इसको मल्टीप्लाई भेज देंगे, वेलोसिटी इन वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2/3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स आ जाएगी, है ना, वाई आ जाएगी जो भी है। तो वाई निकालनी थी, एक्स गिवन दे रखी थी। ये था हमारा पार्ट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए लेके आएंगे लेंस की टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।